ये शो में कौम को ना घबराने का मशवरा, क्या मुश्किल वक्त गुजर गया। स्टेट बैंक दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग पर गौर नहीं कर रहा। रूसी तेल रिफाइन होने के बाद 2 हफ्ते तक मार्केट में आने की तवक्को। हुकूमत को डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने की तजवीज। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पाकिस्तान की मईशत भी इस वक्त एक तूफ़ान की ज़द में, मुसलसल हिजान की ज़द में, अदम सियासी अदम इस्तेहकाम और ख़ास तौर पे जो पिछले 4.25 साल तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ रही हैं उस हुकूमत ने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन मामलात हाथ में थम जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस तूफ़ान ने भी शायद जो है मईशत को संभलने का मौका नहीं दिया। और इस तूफ़ान की ज़द में ताहाल माशी जो इंडिकेटर्स हमें नज़र आते हैं, हमें इकोनॉमिक सर्वे में नज़र आए, अब क्या हम बहाली या हम कह सकते हैं कि कुछ इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि ना घबराए कौम, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बुरा वक्त है या बदतरीन वक्त है वो गुजर चुका है, यानी पीक हम देख चुके हैं। ये माशी अशारिये क्या बताते हैं और इंडिकेटर्स और इकोनॉमिस्ट पर क्या राय रखते हैं, ये प्रोग्राम में हम जानते हैं। मिस्टर बिलाल अजहर कियानी साहब प्रोग्राम में मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जीशान मर्चेंट साहब, माहिर हैं टैक्स उमूर के। पहले आपको दें कि तेल के हवाले से अच्छी खबर क्या है, यानी रूस का तेल क्या कीमतें कम करने में मावनत फराम कर सकेगा? पहले सुनते हैं मुसद्दिक मलिक साहब ने आज क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? हम ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर महंगाई का थोड़ा बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। कहीं कामयाबी होती है, कहीं अल्लाह कामयाबी दे देते हैं, कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ज्यादा। प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो चुका है। ये कहा जा रहा है, जिस तरह अहमद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया कि रूसी तेल से एक तो डिस्काउंट वो नहीं मिला जो हम ले रहे थे, 1 साल पहले मिलता तो शायद हालात कुछ और होते और महंगाई में कमी होती, मजीद डिस्काउंट होता, नेगोशिएट डील सही नहीं हुई, ये रिफाइन नहीं हो सकेगा। बहुत से अहम खदशात, बहुत से अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। जानते हैं बिलाल कियानी साहब, पहले आपसे ही कि आपने जवाब दिया ट्विटर पर भी, लेकिन फरमाएं जरा कौन को भी बताएं कि क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस पर है या नहीं। दूसरी बात, क्या ये पीटीआई की हुकूमत में कोशिश शुरू हो चुकी थी? और तीसरी ये बात कि क्या ये पहले हो जाता तो क्या आज अवाम को समरात मिल रहे होते? फरमाएं कियानी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सब सवालात के बड़े वाज़े और जवाब हैं जी। सबसे पहले तो यकीनन ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, और दूसरी बात ये कि और ये सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है जो आपके अदरवाइज जो हम क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान कोई भी किसी किस्म की भी इस रशियन ऑयल खरीदने की, रशिया से तेल खरीदने की कोई भी इनिशिएशन नहीं थी। आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये सक्सेसफुल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था ये अप्रैल के आगाज में हो गया था, और उससे 1.5 महीना कबल ही तकरीबन इमरान खान साहब मॉस्को गए थे। तो उसके बाद भी किसी भी हुकूमती स्टेटमेंट में रशियन तेल खरीदने का जिक्र नहीं हुआ था, और उसके बाद कोई भी इनके पास सबूत नहीं है। ये हमाद अजहर साहब का एक तरीक़ाकार है, इनकी जमात का एक तरीक़ाकार है। बिला वजह ये बेसलेस दावे करते हैं। हकीकत ये है कि मौजूदा हुकूमत ने ही आके ये डिस्कशन शुरू की, ये डायलॉग शुरू किया, और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कार्गो रशिया से आ गया है। ये 45,000 मेट्रिक टन का है। दूसरा भी एक कार्गो अगले 1 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है, वो 55,000 मेट्रिक टन का होगा। तो इस तरह तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन पाकिस्तान में रशियन तेल का आ जाएगा। और ये जो तेल है ये पहले पाकिस्तान या PRL जो हमारी हुकूमत की रिफाइनरी है, हुकूमती कंपनी की रिफाइनरी है, उसमें ये मिक्स किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा अरब लाइट क्रूड के साथ। तो इसको पहले इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद ये सिर्फ आगाज है। फिर आइंदा इंशाल्लाह जब इसके नताइज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे और ये सक्सेसफुली ब्लेंड हो जाएगा अरब लाइट क्रूड से जो हम मौजूदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और हमारी फिर इंशाल्लाह तवक्को है कि इसका जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जितना सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो उतने ही उसके असरात
पाकिस्तान में आपको कीमत के हवाले से भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। कैनी साहब, ये कीमत पे कितने असरात आएंगे, ये एक सवाल है कि क्योंकि बहुत से माहिरीन मुख्तलिफ फिगर्स कहते हैं, कोई ये कहता है कि कुछ असर नहीं आएगा, कोई कहता है कि 30 से 40 आएगा, इस बीच में जो एस्टिमेशंस आ रहे हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि हमारी रिफाइनरीज केपेबल हैं इसको रिफाइन करने की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्किमिंग जो है वो हमारा जो होता है, या जो रिफाइनरीज हैं वो लाइट ग्रेड क्रूड की इस पर रिफाइनरी करती हैं। ये यूराल जो है ये मीडियम ग्रेड क्रूड है, और ये इसको रिफाइन करना इन रिफाइनरीज की कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा के कर सकें, और इसलिए फर्नेस ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ना कि HSD और पेट्रोल इससे निकले, और फर्नेस ऑयल इतना हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं है। ये फरमाइएगा जरा लाल कैनी साहब। देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और जो मैंने आपसे शेयर की, कि इसको ब्लेंडेड तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इन द सेंस कि इसको ब्लेंड किया जाएगा अरब लाइट क्रूड के साथ। तो इसको यही PRL में 1/3 जिसे आप कहें कि 33% जो ब्लेंडिंग होगी वो होगी, और आगे हम इसी वजह से तवक्को कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ रिफाइनरीज की मुख्तलिफ एस्टिमेशंस हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज ये भी समझती हैं कि वो इससे ज्यादा परसेंटेज ब्लेंड कर सकती हैं, जिसका मतलब होगा कि और भी हमारे लिए बेहतर होगा अगर हम ज्यादा सस्ता तेल इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस में, तो फिर उसके उतने ही सस्ता होगी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी। मगर हम अभी, हमारा एस्टिमेट, हुकूमत का एस्टिमेट 1/3 है, और उसी बुनियाद के ऊपर अभी PRL में पहली जो कंफाइनमेंट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए, जहां तक कीमत में फर्क की बात है, वो जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कंजम्पशन की बढ़ती जाएगी, मतलब कि जैसे जैसे ज्यादा कंसाइनमेंट्स आएंगी, तो वैसे वैसे जितना हमारी क्रूड की इंपोर्ट्स के अंदर रशियन इंपोर्ट्स का हिस्सा बढ़ता जाएगा, मतलब कि जो सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, उतना ही ओवरऑल हमारी जो कॉस्ट है उस पर भी फर्क पड़ता जाएगा, और उसी हिसाब से फिर कीमत पे भी फर्क पड़ने का इम्कान होगा। ये आप देख लेंगे, रफली अभी हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें से आधी क्रूड फॉर्म में होती हैं, आधी फाइनल प्रोडक्ट में होती हैं। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये 1/3 ब्लेंडिंग के ही एस्टिमेट से अगर आप चलें, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे 1/3 हमारी सारी क्रूड की इंपोर्ट्स की रशिया से आ सकेंगी, जिसका मतलब ये है कि 18 से 20% आपकी सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट्स हैं वो रशियन सस्ती रशियन क्रूड ऑयल की सूरत में होंगी। तो जब आपकी 18-20% आपकी इंपोर्ट सस्ते तेल की हो जाएंगी, तो यकीनन उस टाइम पे फिर आपको एक सिग्निफिकेंट वाज़े फर्क कीमत में नजर आना शुरू होगा। मगर इसके लिए पहले आहिस्ता आहिस्ता ये असरात आएंगे, जैसे जैसे मिकदार बढ़ने से। अच्छा ज़िशान मर्चेंट साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि टैक्स के हवाले से जिन इकदामात का एक तो ये कि एंटी नहीं आ सकेंगे इस बजट में, लेकिन उसके एक ज़िमनी सवाल ये है कि हम टारगेट ये कर रहे हैं कि अफरात ज़र की शरह माली साल 2024 के बजट में, बजट है 21% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस का हजम रखा है इस बजट में, सेल्स टैक्स की मद में या दीगर मद में, क्या उसके बाद महंगाई बढ़ेगी या महंगाई में कमी आएगी? ये 21% अचीवेबल होगा या नहीं होगा? ज़िशान मर्चेंट साहब प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि हमारा जो इस साल का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो है 9,200 बिलियन, जो पिछले साल के मुकाबले में जो है 30% इंक्रीज है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि 30% जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा, 3.5% जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36% हो जाए, तो एडिशनल जो है 5.5% है कलेक्ट करना, उसके लिए जो है कुछ नए टैक्सेस लगा देते हैं, वो अचीव हो जाएगा। अब इस साल हुआ ये है कि जो फाइनेंस बिल जो मैंने स्टडी किया है उसमें ये हुआ है कि इनकम टैक्स जो है वो होल्डिंग टैक्स के रेट्स को 1% से बढ़ा दिया गया। अब एक तो उससे कुछ टैक्स बढ़ जाएगा, दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो जरूर किक इन करेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो 3.5% ग्रोथ प्रोजेक्शन है क्या वो होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि इसकी पोजीशन ये है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन टोटल, अगर आप एक सर्वे देखें तो 4% से आपकी मैन्युफैक्चरिंग डाउन, जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 25% से डाउन हुई है। सही। आपके एक्सपोर्ट के टारगेट्स मीट नहीं होते, आपके जो दूसरे टारगेट्स हैं, चाहे वो रेमिटेंस हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, वो कोई भी टारगेट्स आप मीट नहीं कर पाए हैं इस दफा। इसकी वजह से जो एक परसेप्शन है
वो बहुत चल रहा है बिजनेस कम्युनिटी में। आपकी इन्वेस्टमेंट इस साल माइनस हुई है। आप कोई भी नंबर ऐसे जो है इकोनॉमिक सर्वे अगर देखें तो वो ऐसे हौसला अफजा नजर नहीं आते। इससे करें ये जो है ग्रोथ जो सारे का टारगेट रखा गया है वो अचीव। अलबत्ता एक चीज जो है जो पाकिस्तान इस वक्त कुछ फेवर में जा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो तकरीबन 40 से 50% सस्ती हो। अब अगर हमारा डॉलर और रुपी पैरिटी स्टेबल रहता है तो ना सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन को कम करने में काम आएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे ठीक है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है ज़ीशान साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बिलाल कानी साहब और ज़ीशान मर्चेंट आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के आते हैं और इसके बाद इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू भी करते हैं, खासतौर पर महंगाई पर कितना फर्क पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सूरत हाल खासतौर पर रूसी तेल के आने के बाद क्या पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कोई कमी आएगी। ज़ीशान मर्चेंट साहब अभी कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की कीमतों में कमी का भी असर कुछ दिन में यानी पाकिस्तान में हम देख सकेंगे महंगाई के ऊपर, और ये शायद एक रिलीफ का साइन हो आगे चंद कुछ माह के अंदर। कल भी ऑयल प्राइसेस के अंदर एक गिरावट हमें नजर आई थी। लेकिन इस सूरत हाल के अलावा कल जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की तो उस वक्त ज़्यादातर जो एनालिस्ट ब्रीफिंग के दौरान उनसे पूछा गया वो एक्सटर्नल पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस के बारे में पूछा गया। एक सवाल जो बार बार पूछा गया वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से था, जो एक इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर ने शायद इशारा तक कहा था, उसको मना किया गवर्नर स्टेट बैंक ने कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम डेट रिस्ट्रक्चर करें। जो हमारी पेमेंट्स हैं तकरीबन $3.6 बिलियन की, उसका उन्होंने ब्रेकअप दिया कि कितना वो समझते हैं कि रीफाइनेंस हो जाएगा, कितने का गैप इस वक्त मौजूद है, और तकरीबन $0.4 बिलियन जो अब तक हम पे भी कर चुके हैं। बिलाल कानी साहब, तो ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात है, क्या हम उम्मीद रखें ऐसा होगा? गवर्नर स्टेट बैंक तो मना कर रहे हैं, क्या सोच रही है इस बारे में? जी देखिए, हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी तो अभी है जी कि हम जो एग्जिस्टिंग IMF प्रोग्राम है उसका 9th स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हम कंक्लूड करें जी। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा है कि पिछले सवा एक साल में भी आई थिंक मैं एग्जैक्ट फिगर अभी आई कांट रिमेंबर, मगर लगभग 12 से 13 अरब डॉलर की हम लोग पेमेंट्स भी एक्सटर्नल कर चुके हैं जो जब भी ड्यू हुई हैं। तो इवन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, इन मुश्किल हालात में भी हमने वो पेमेंट्स की हैं जी, और हम अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करते आए हैं। और आपने देखा है कि ज़र-ए मुबादला के ज़खायर जो हैं उसकी जो सतह है वो आइडियल तो नहीं है, मगर कम से कम जो उसकी जो रिडक्शन हो रही थी या जो डिक्रीजिंग ट्रेंड था वो हमने स्टेम कर लिया। और उसकी एक वजह ये थी कि हमने करंट अकाउंट सरप्लस आपने देखा है कि पिछले 2 माह में पोस्ट किया है। तो वो भी यकीनन हम चाहते हैं कि इनफ्लोज आएँ आगे, और दोस्त ममालिक ने उन्होंने भी कमिट किया हुआ है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और हमारे इसी तरह मल्टीलैटरल पार्टनर्स भी हैं। तो हम इंशाल्लाह, हमारा अभी तो जी प्रायोरिटी यही है कि जो हमारा 9th रिव्यू है जिसकी शराइत हुकूमत समझती है कि वो पूरी कर चुकी है, और उसी के मतलब IMF से डायलॉग हो रहा है कि वो 9th रिव्यू हम कंक्लूड करें, और आगे फिर उसी के साथ जो बाकी इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं वो भी आएँ, और हम अपने करंट अकाउंट को मैनेज करके और साथ ही इन इनफ्लोज के साथ अपनी जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स की पोजीशन है उसको बेहतर करते जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाता है और हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, जो वज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि कोशिश तो पूरी है, बात भी कर चुके हैं MD से IMF के, लेकिन इसके बावजूद अगर पूरा नहीं होता तो उसके बाद क्या प्लान है? बिलाल कानी साहब, क्या प्लान भी क्या है हुकूमत का? कहीं किस तरह हम इस वक्त फिर फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाएंगे? क्या प्लान भी सोचा हुआ गवर्नमेंट ने? क्या नहीं साहब? जी देखिए एट द मोमेंट हमारा फोकस जो है वो इस IMF के प्रोग्राम को ही कंक्लूड करने पे है। यही बात आपने देखा होगा कि वजीर आजम ने भी रिट्रेट की है। उन्होंने जब बजट डे पे कैबिनेट को एड्रेस किया, जो नशर भी किया गया और पूरी कौम ने वो खिताब देखा, तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह रखी थी कि हम IMF के MD के साथ उनकी तफसीली बात हुई थी, और जो वर्बल अरेंजमेंट उनसे अग्री हुई थी, जो वर्बल एक अग्रीमेंट हुई थी, उसके तहत जो शराइत करनी थी वो हम कंक्लूड कर चुके हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रिट्रेट किया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ ये 9th रिव्यू हो जाएगा। तो देखिए, अभी हमारी सारी जो एनर्जीज और फोकस हैं उस पर हैं, और साथ ही साथ जो हम इंटरनली
जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए या स्टेबलाइज रखने के लिए जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि इस वजह से ही ये करंट अकाउंट सरप्लसेस पोस्ट हुए हैं, और उसके अलावा जहाँ पे कोई डेट रोल ओवर होने हुए हैं वो भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे जा रही हैं जी। हम इंशाल्लाह वी आर होपफुल के ये इसी तरीके से मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, और बिलखुसूस ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसमें ना सिर्फ स्टेबलाइजेशन आएगी मगर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी आएगा। सही। और ज़ियाद मशहूर साहब ये बताएं कि क्या आपको लगता है बजट इस हाल में फाइनेंस बिल अप्रूव होगा या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स और करने होंगे टू गेट द अप्रूवल ऑफ IMF? और साथ साथ एक और बात ज़ियाद साहब, आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जो सुपर टैक्स है उसको कम करने की बात की कमेटी ने। 500 मिलियन पर जो स्लैब है उसको कहा जी कि 10% से 7%, और जो 400 मिलियन का स्लैब है उसको 8% से 6% करने की बात की। कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी रिजेंटमेंट है इस हवाले से, तो इस पर बताइएगा कि क्या मौजूदा हालत में बजट अप्रूव होगा या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, और ये सुपर टैक्स का क्या होगा? सर निशान मशहूर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि बजट में की बुनियादी वजह ये है कि आप लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब जब स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि ये सुपर टैक्स जो है कि 1 साल के लिए हम आए हैं और 1 साल के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। अब ये लगता है कि इस बजट में इसको रेगुलर फिगर बना दिया गया है, और जो भी टैक्स दे रहा है उससे ही मज़ीद टैक्स देने का फैसला कर लिया गया है। इस बजट में जो मुझे बहुत मायूसी हुई, कोई नजर नहीं आया कि हम नए टैक्स पेयर्स को जो है कैसे अपने सिस्टम पे लेके आएंगे। ये बजट ऐसा कोई इकदाम नहीं लिया गया। आपने सिर्फ एक 50,000 जो कैश विड्रॉ करेगा उस पर 300 रुपए का टैक्स लगा दिया है। ये एक नेग्लिजिबल टैक्स है, और ये जो है पहले लगाया गया था और ये फेल हो गया, इसलिए इसे हटा दिया गया था, और ये अब दोबारा एक कोशिश की गई फिर फेल हो जाएगा और इसे फिर हटाना पड़ेगा। मसला ये है कि जब तक हम नए टैक्स पेयर्स को सिस्टम नहीं लाएंगे, ये एग्जीक्यूटिव टैक्स पेयर पे ही बोझ पड़ता रहेगा, और आपकी और मेरी तनख्वाहों से जो है टैक्स जाता रहेगा, और जो बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी इस मुल्क को दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स में जा रहे हैं। आप ये देखिए, कॉर्पोरेट का जो टैक्स रेट है 29% है, इसमें अगर आप ये 10% सुपर टैक्स लगा देंगे, ये 39% हो जाएगा। 2% WWF देना पड़ता है और 5% WPP देना पड़ता है, तो ये 46% जो है वो टैक्स जाएगा। 40% कौन टैक्स देगा? कैसे आप सिस्टम को चलाएंगे? ये एक पॉसिबल टास्क है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और यही चीज अगर आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस चाहते हैं तो ये बढ़कर तकरीबन 51% हो जाता है। तो 51% आप ये नहीं हो सकता कि मैं 100 रुपए कमाऊं और आपको 51 रुपए दे, मुमकिन नहीं है। और इस एनवायरमेंट में जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 21% है, बिजनेसेस सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर बजट में ये चीज नहीं करेंगे तो मुझे ये लगता है कि अगर से पास कर देंगे तो आने वाले कुछ ही अरसे में कोई एक बजट आएगा और फिर उस पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वही लोग जो ऑलरेडी गन्ने की मशीन में पिस रहे हैं बहुत सालों से, मजीद उनका जूस निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स व्हिच इज गोइंग टू बी नॉट हेल्पिंग द ग्रोथ, नॉट हेल्पिंग द टैक्स बेस, नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हमें चीजों को दुरुस्त करना है, एक सही लेके जाना है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज की जरूरत है। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर अपने पास अट्रैक्ट करना है, हमें पॉलिसीज बनाकर 5 साल के लिए फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में आने का वो 10 साल के कैश फ्लोज बना के आता है। अगर आप पॉलिसी को हर साल चेंज करेंगे या टैक्स हर साल चेंज करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दरकिनार लोकल इन्वेस्टमेंट भी जाएगी। मैं ज़ियाद साहब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत दुरुस्त बात की कि हमें इस तय करना होगा, अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी होगी। ज़िशान मर्चेंट साहब और बिलाल कैनी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ समराइज करने इस प्रोग्राम को आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। और आज अहम तरीन सवाल कि क्या घबराने का वक्त गुजर चुका है? फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अब घबराने का वक्त नहीं है, अब मुश्किल वक्त जो है क्या वाकई में गुजर चुका है? ये अहम तरीन सवाल आपके सामने रखा। रूसी यानी रशियन ऑयल के आने के बाद क्या तेल कीमतों में कमी मुतवक्किल है? कितनी कमी हो सकती है? और इससे सवालात हैं कि क्या ये रिफाइनरीज पाकिस्तान में रिफाइन कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी?
कितनी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये है और इसका इम्पैक्ट किस तरह आएगा, और ख़ास तौर पर जो बजट है क्या मौजूदा हालत में मंजूर हो सकेगा एज फाइनेंस बिल, क्योंकि IMF इससे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। टैक्स माहिरीन की आपने इस पर राय भी जानी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।